नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तुलसीधर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज से आई हूँ। बच्चों, आज हम देखेंगे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एग्रीमेंट करना ज़रूरी होता है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी जो अनुबंध है उसकी जो बेसिक है, उसकी आधारशिला है, वो एग्रीमेंट है। तो जब तक एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक अनुबंध नहीं हो सकता है। तो अपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन थी एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मैंने आपको बताया था कि दो पार्टीज होती है, फर्स्ट इज प्रॉमिसर एंड सेकंड है प्रॉमिसिंग। तो कोई भी जो एक पक्षकार है वो प्रस्ताव देता है, मतलब प्रस्ताव देता है और जो स्वीकारता है उसको एक्सेप्ट करता है। तो जब उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस का निर्माण हो जाता है, मतलब प्रस्ताव देता है और उसको स्वीकार जब कर देता है तो उनके बीच में वचन हो जाता है। तो उन वचनों का जो आदान प्रदान है, जो एक दूसरे को दिया जाता है, तो दैट इज़ द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। मतलब जो प्रतिफल है वो ही उनके वचनों का आदान प्रदान ही उनका प्रतिफल माना जाएगा। तो इस तरह से ये एक एग्रीमेंट का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, ये एग्रीमेंट तो हो गया, पर क्या ये एग्रीमेंट है वो क्या सारे अनुबंध बन जाता है? तो अब आप आइए देखिए, अपन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आ गया कि जो एग्रीमेंट बना है व्हेन इट इज एनफोर्स बाय लॉ दैट ओनली दैट एग्रीमेंट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो उसको एनफोर्स करवा सकते हैं, जिस ठहराव को, वो ही केवल अनुबंध बन सकता है, बाकी वो अनुबंध नहीं बन सकता है। तो अपन इसको देखेंगे, ये आपने दोनों देख लिया कि ठहराव क्या है और अनुबंध क्या है। अब अपनी डेफिनेशन अपन देखते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। अब अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं, फर्स्ट इज और सेकंड है ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। तब अपन इसके फर्स्ट पार्ट में देखेंगे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। अब आपने देखा कि इसमें मैंने दोनों की डेफिनेशन देखी और दोनों की डेफिनेशन देखने से अपने को लगा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को करने से पहले एग्रीमेंट किया जाएगा और जब ठहराव किया जाएगा, और ठहराव के बिना अनुबंध नहीं हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि पहले प्रस्ताव दिया जाएगा, प्रस्ताव के ऊपर स्वीकृति होगी, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति दोनों मिलकर के वचन बनेगा और वचन के ऊपर दोनों के ऑब्लिगेशंस डिसाइड होंगे, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और वो एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो जब उसकी कानून से प्रवर्तनीयता होगी तो वो एग्रीमेंट अनुबंध बन जाएगा। तो आपने देखिए कि पहले क्या बना, पहले वचन बना, वचन के बाद में ठहराव बना, ठहराव के बाद में अनुबंध बना। तो कोई भी जो अनुबंध बनना है उस अनुबंध के लिए पहले ठहराव का आना आवश्यक है। तो अपने देखिए, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन है वो क्या है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, यानी कि जितने भी अपन ने अनुबंध किए हैं वो इनिशियल स्टेज पर पहले ठहराव हुए हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि सारे अनुबंध पहले ठहराव होते हैं और जब तक ठहराव नहीं होता है तब तक अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारे ठहराव अनुबंध नहीं होता है, परंतु सारे अनुबंध पहले ठहराव होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जितने भी एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं। तो अपन देखिए कि बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं, पर इसके साथ में एक बात आप ध्यान रखिए कि जो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी उसमें एक ये शब्द आया है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि अपन ने एग्रीमेंट किया है, बट विच एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट इज ओनली बिकम द कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसको अपन कानून से प्रवर्तनीय करवा सकते हैं, यानी कि सामने वाली पार्टी यदि
भी उसको पूरा नहीं कर रही है तो अपन कानून का सहारा लेकर के उससे उसको पूरा करवा सकते हैं। तो ऐसा जो ठहराव को अपन पूरा करवा सकते हैं, केवल वो ही ठहराव कानून बनेगा, अनुबंध बनेगा, अन्यथा वो अनुबंध नहीं बनेगा। तो इस तरह से अपन ने ये दोनों भागों को कर लिया। अब देखिए ये जो सेकंड भाग है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन रहा है। तो अपना उस ठहराव को करने के पीछे इंटेंशन क्या है, अपन किस तरह का एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो अनुबंध नहीं बन पा रहा है। तो इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स अपन ने लिए हैं कि वो कभी भी ठहराव ही रहता है, वो अनुबंध नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले अपन लेंगे कुछ पारिवारिक एवं घरेलू ठहराव। तो पारिवारिक एवं घरेलू ठहराव में अपन देखते हैं कि परिवार के बीच में बैठ करके अपन कई तरह की बातें बोलते हैं और आपस में करते हैं कि आज हम ये काम कर लेंगे, आज हम वो काम कर लेंगे, परंतु अपन ये नहीं कहते हैं कि ये काम यदि किसी ने नहीं किया तो उसको कानून के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसको पूरा करवाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने वहाँ पे क्या हो गया, लैक ऑफ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो ये जब प्रवर्तनीयता की कमी है कानून के द्वारा, तो इसलिए वो केवल ठहराव रहा, वो अनुबंध नहीं बना। जैसे सब फैमिली मेम्बर बैठे, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि आज शाम को अपन साथ में बैठ कर के डिनर लेंगे, परंतु किसी कारण से वो नहीं ले सके। कुछ एक मेंबर्स तैयार थे, फैमिली मेंबर्स, परंतु कुछ एक तैयार नहीं थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वो तैयार नहीं थे, उन्होंने पहले प्रॉमिस कर दिया, परंतु अब वो तैयार नहीं है, तो क्या उसके विरुद्ध, जो तैयार नहीं उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका उद्देश्य उसको जो उन्होंने वचनों का आदान प्रदान किया है उसको कानून के द्वारा पूरा करवाने का नहीं था। तो इसलिए ये जो इस तरह के जो पारिवारिक ठहराव है वो हमेशा ठहराव ही रहता है, वो अनुबंध नहीं बन सकता है। इसमें मिसेस बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस काफ़ी चर्चित है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब अपन इसी में देखते हैं कि सोशल एग्रीमेंट, कि कुछ सामाजिक ठहराव ऐसे होते हैं कि वो समाज के व्यक्तियों के साथ में किए जाता है, परंतु वो एग्रीमेंट ही रहता है, वो अनुबंध नहीं बनता है। जैसे सपोज करिए कि किसी के घर में कोई मैरिज पार्टी है और उसने अपने को इनवाइट किया, अपन ने उसको बोल दिया कि हाँ हम जरूर आएंगे, पर हम उस पार्टी में नहीं गए, तो क्या वो अपने पर कोई जुर्माना लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा, क्योंकि ये अपनी इच्छा है कि उसने इन्वाइट किया है, तो अपनी इच्छा है कि हम जाएँ या नहीं जाएँ। तो इस तरह से वो अपने पर पेनल्टी चार्ज बाय कोर्ट नहीं करवा सकता है। तो इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट हैं, तो वो सोशल जो एग्रीमेंट्स हैं वो हमेशा एग्रीमेंट ही रहता है, परंतु कुछ सोशल एग्रीमेंट ऐसे हैं जैसे अडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड और मैरिज एग्रीमेंट। तो जब किसी बच्चे को गोद ले लिया है तो वो एक अनुबंध में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी सामाजिक ठहराव है, परंतु वो बच्चे के भविष्य का सवाल है, इसलिए इसको अनुबंध की कैटेगरी में रखा गया है। और जो मैरिज एग्रीमेंट है उनको भी एग्रीमेंट न रख करके उनको कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसीलिए आप देखिए कि जब भी मैरिज सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो मान्य होता है, और यदि कोई पक्षकार अलग रहना चाहता है वापस, तो उसको उसके लिए बाकायदा कोर्ट से उसको डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना होगा, तो ही उसकी मैरिज विच्छिन्न माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोशल जो एग्रीमेंट्स होते हैं, तो जो अडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड है एंड मैरिज एग्रीमेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, बाकी सारे जो सामान्य किए जाते हैं सोशल एग्रीमेंट, वो सोशल एग्रीमेंट ही रहता है, वो अनुबंध नहीं बनता है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स। तो अभी कुछ राजनीतिक ठहराव होते हैं जो कि वैध अनुबंध का निर्माण नहीं करते हैं। अब कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स होते हैं वो वैध अनुबंध का तो निर्माण नहीं करते, परंतु कई बार वो इलीगल भी होते हैं या अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी भी होते हैं। तो लोक नीति के विरुद्ध जैसे पैसे दे करके उनसे मतदान करवाना, बूथ कैप्चर करना, तो इस तरह के जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, तो ये एग्रीमेंट ही रहता है, क्योंकि ये इलीगल कैटेगरी के हैं, अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी है, तो लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण से इनको कानून के द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। और जब ये कानून से प्रवर्तित नहीं हो सकता है तो ये एग्रीमेंट रहेंगे, ये अनुबंध
नहीं बन सकता है। अब इसमें है कि कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स ऑब्जर्व नॉट टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। अब जैसे अपन जितने भी व्यापारिक ठहराव हैं उन सबको अपन अनुबंध की कैटेगरी में लेता है, क्योंकि अपन ये मान करके चलते हैं कि जो भी व्यापार किया जाएगा वो अनुबंध के हिसाब से किया जाएगा, उनका उद्देश्य अनुबंध करने का होता है। परंतु कुछ व्यापारिक अनुबंधों में कुछ एक आध टर्म्स ऐसी डाल दी जाती है कि वो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकता है। तो जैसे किसी ने डाल दिया कि दो ने अनुबंध किया, दो व्यापारी ने, और उसमें डाल दिया कि इसमें कोई भी डिस्प्यूट होने पर वो कोर्ट में नहीं जा सकेंगे या कोर्ट में इस बात को प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। तो जब उन्होंने कोर्ट में जाने पर प्रोहिबिटेड कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो है उन्होंने एनफोर्सेबिलिटी बाई लॉ उसको उन्होंने निषिद्ध कर दिया। तो जब उसको कानून से प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं तो वो कानून से प्रवर्तित नहीं होने के कारण से वो ठहराव ही रहा, वो अनुबंध नहीं बन सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज कि अनुबंध जब अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों के द्वारा किया जाता है तो उन्हें भी कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। जैसे माइनर के साथ में किए गए अनुबंध हैं, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के साथ में किए गए अनुबंध हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनको कि कानून के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया है, चाहे वो अपनी राजनीतिक उच्च स्थिति के कारण से है, चाहे वो लॉ पोजीशन के कारण से है। लॉ पोजीशन जैसे जिसको आजीवन कारावास दिया गया है तो वो उसकी लोअर पोजीशन के कारण से हो गया। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनको अनुबंध करने से का अधिकार नहीं होता है। तो इनके साथ में यदि कोई भी अनुबंध किया जाता है तो वो अनुबंध नहीं बनेगा, क्योंकि उसे अपन कोर्ट के द्वारा अनुबंध नहीं करवा सकते हैं। तो इसके कारण से वो केवल ठहराव रहेगा, अनुबंध में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर आता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कि जब भी कोई अनुबंध किया जाता है तो उसमें प्रतिफल का होना आवश्यक है। तो कुछ एक परिस्थितियों को छोड़ करके यदि बिना प्रतिफल के कोई अनुबंध किया जाता है तो वो अनुबंध नहीं बनेगा, वो ठहराव रहेगा। क्योंकि अनुबंध क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब उसमें प्रतिफल नहीं और एक अनुबंध करने के जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है कि उस अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है, और जब उसमें प्रतिफल ही नहीं है तो इस कंडीशन में वो अनुबंध नहीं बन सकता है। परंतु कुछ इसके अपवाद हैं। तो उन परिस्थितियों में जैसे किसी ने डोनेशन का एग्रीमेंट किया है, तो डोनेशन एग्रीमेंट किया है तो उस डोनेशन के बेस पर यदि जिसको भी उसने जो दान देने का प्रस्ताव दिया है उसने यदि उस बेस पर कुछ खर्च कर लिया है तो वो उस सीमा तक उससे उसकी वसूली कर सकता है। हालांकि जो दानदाता है उसको कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, परंतु वो उसको वसूली कर सकता है। तो बिना प्रतिफल के जितने भी ठहराव होते हैं वो कुछ अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़ करके वो अनुबंध नहीं बन सकता है। तो इस तरह से अपन ने देखे। अब अपन देखेंगे कि इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कि कई बार जो ठहराव किया जाता है उसका ऑब्जेक्ट भी अवैधानिक रहता है, उसका कंसिडरेशन भी अवैधानिक रहता है। जैसे किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा कि किसी व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाए, उसको किडनैप कर लिया जाए, उसका एक्सीडेंट कर दिया जाए, तो ये क्या हो गया? इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है ये इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट इलीगल माना जाएगा। और जब इसका ऑब्जेक्ट इलीगल है तो यह अनुबंध नहीं बन सकता है। इसी तरह से कंसिडरेशन कि उसका ऑब्जेक्ट सही है, वो लेन देन कर रहा है, परंतु उसके साथ में उसने कंसिडरेशन जो दे रहा है तो प्रतिफल इलीगल दे रहा है। जैसे किसी ने कहा कि वो उसको एक पक्षकार बी को चावल देगा और उस चावल के बदले में वो उसको चोरी से प्राप्त या स्मगलिंग से प्राप्त राशि देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वो उसको राशि दे रहा है या स्मगलिंग से प्राप्त वस्तु देगा, तो वो जो वस्तु दे रहा है तो चाहे वो चोरी से प्राप्त करे चाहे वो स्मगलिंग से प्राप्त करे, वो वस्तु कैसे गई? इलीगल वस्तु हो गई। तो वो जो कंसिडरेशन दिया गया है वो इलीगल माना जाएगा। अब अपन इसी तरह से देखेंगे एग्रीमेंट रेस्ट्रेनिंग द मैरिज। अब कोई भी वयस्क व्यक्ति जो है उसको अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार है, तो
उसे नहीं रोका जा सकता, परंतु उसको रोकने के लिए यदि कोई कार्य करता है तो इस तरह का यदि कोई ठहराव करता है तो वो ठहराव बिल्कुल व्यर्थ माना जाएगा, वो अनुबंध नहीं बन सकता है। परंतु किसी नाबालिग की यदि विवाह हो रहा है तो उसको रोकने का ठहराव बिल्कुल वैध माना जाएगा, क्योंकि वो शारदा एक्ट बना हुआ है तो उसकी पालना करने में सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसी तरह से एग्रीमेंट रेस्ट्रेनिंग द बिजनेस, कि कोई भी जैसे व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, तो कोई भी व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव है तो वो भी अनुबंध नहीं बन सकता है। परंतु कुछ अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़ करके, जैसे किसी ने अपनी पार्टनरशिप में गुडविल सेल करी है, तो गुडविल सेल करी है तो गुडविल सेल करने पर वो सर्टेन टाइम पीरियड में और सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में वो उसके ऊपर रोक लगा सकता है कि वो उतने टाइम तक वो वहाँ पर वो सेम बिजनेस नहीं करेगा, सेम नाम से नहीं करेगा। तो ये लीगल उसके ऊपर रुकावट हुई, परंतु सामान्य रुकावट की वो कोई इस एरिया में व्यापार नहीं कर सकता है, कोई विशेष व्यापार, कोई भी वैध व्यापार कर रहा है तो वैध व्यापार में यदि कोई रुकावट का एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी तरह से कोई लीगल प्रोसीडिंग है तो लीगल कार्यवाही यदि कोई कर रहा है तो उस लीगल कार्यवाही में यदि कोई रुकावट डालता है तो वो रुकावट भी वो ठहराव ही रहेगा, उसको अनुबंध में कन्वर्ट या कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। जैसे कोई भी केस कोर्ट में चल रहा है तो उसमें गवाह को रोकना, तो गवाह को रोकने का ठहराव रहेगा, गवाही देने को नहीं जाने देना, ये लीगल प्रोसीडिंग में रुकावट है। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट किया जाता है वो कभी भी अनुबंध में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। फिर अपन देखेंगे एग्रीमेंट ऑफ अनसर्टेन मीनिंग, कि कुछ एग्रीमेंट ऐसे होता है कि जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे यदि कोई ठहराव किए जाता है तो उन ठहराव को पूरा करना असंभव होता है। तो इस तरह के ठहराव को यदि पूरा नहीं किया जा सकता है तो ये एग्रीमेंट रहेंगे। जैसे किसी को जैसे दूध लाने का ऑर्डर दिया और उसने मैरिज पार्टी में उसने दूध लाने का ऑर्डर दिया, तो ये कह दिया कि दूध लाना है, परंतु ये नहीं कहा कि कितने लीटर दूध लाना है, किस जगह सप्लाई करनी है, कौन सी क्वालिटी का दूध लाना है, किस समय सप्लाई करनी है, मतलब एवरीथिंग इज क्लियर इन कॉन्ट्रैक्ट में। तो परंतु उसमें यदि कोई भी एक चीज़ मिसिंग रह गई तो उस अनुबंध को पूरा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से ऐसे जो अनसर्टेन मीनिंग वाले जितने भी एग्रीमेंट्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। फिर एग्रीमेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, अब ऐसे एग्रीमेंट करना क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट्स पर आधारित है कि जिनको कि पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसे दो पैरेलल लाइंस को मिलाने के एग्रीमेंट करना, तो ये कितनी भी कोई दो पैरेलल लाइंस को मिला देगा तो उसको वो इनाम देगा, तो वो लाइन कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी, जैसे कोई लॉटरी में कार खुल गई तो वो उसको गिफ्ट कर देंगे, तो इस तरह का कार्य कोई भी, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जैसे लॉटरी निकलना, परंतु लॉटरी निकलना अपने हाथ में नहीं है। तो इस तरह का, और ये इम्पॉसिबल इवेंट है दो पैरेलल लाइंस को मिलाना, तो ये कभी भी पूरे नहीं हो सकता है। फिर है कि कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट को कोई भी एक्टिविटी करना, तो इम्पॉसिबल इवेंट और एक्टिविटी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इवेंट तो हो गया कि कोई भी, जैसे मैंने आपको लॉटरी का एग्जांपल दिया, एक्टिविटी होगी कि ये दो पैरेलल लाइंस को मिलाना। तो इस तरह के जो इम्पॉसिबल जो एक्ट होते हैं और इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर बेस यदि कोई एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। फिर देखेंगे एग्रीमेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर, कि जैसे किसी ने आज ठहराव कर लिया परंतु उसने एक कंडीशन डाल दी कि इसके लिए औपचारिक अनुबंध भविष्य में किया जाएगा, तो जब भविष्य में अनुबंध किया जाएगा उस समय वो वैलिड होगा। परंतु आज यदि हो जाता है कि उन्होंने ये ठहराव कर लिया कि भविष्य में हम इस अनुबंध को पूरा करेंगे, तो वो अनुबंध नहीं बनेगा, वो केवल ठहराव ही रहेगा, क्योंकि भविष्य में जब भी किया जाएगा तब वो अनुबंध बन जाएगा, परंतु वर्तमान में वो अनुबंध नहीं बन सकता है। तो बच्चों आपने देखा कि अपन ने दो पॉइंट लिए थे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये आपने देखे, फिर देखा ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि ये इन परिस्थितियों में, ऐसी जितनी भी परिस्थितियाँ यदि उसमें कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होएगा, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट्स को कानून के द्वारा प्रवर्तनीय
नहीं करवाया जा सकता है तो ये हमेशा एग्रीमेंट ही रहता है।